क्या मोदी डिप्रेशन में है? क्या प्रधानमंत्री इस लेवल पर परेशान है कि अब सांसदों को कहना पड़ रहा है कि जितना हमने मोदी को स्टडी किया है, उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। आखिर प्रधानमंत्री के लिए कैसे एक बार फिर से संसद परिसर में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी शुरू हो गई है। दोस्तों, देश में एलपीजी का संकट अब भी है। खबरें बननी बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि संकट खत्म हो गया है। छोटे छोटे शहरों में तो वो और बुरा हाल है दोस्तों, जहां मीडिया की खबरें नहीं पहुंच पाती, जहां की वीडियोस वायरल भी नहीं हो पाती। लोग एक एक दो दिन से लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन सिलेंडर मिलने की किसी की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, हालात इतने गंभीर हैं कि खुद संसद में आकर, राज्यसभा में आकर, लोकसभा में आकर देश के प्रधानमंत्री देश को चेता रहे हैं कि स्थितियां गंभीर हैं और इसके जो लॉन्ग टर्म नतीजे हैं देश को भुगतने पड़ सकते हैं। लंबे वक्त तक इसके जो परिणाम हैं देश में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस बीच ये तस्वीरें संसद भवन से निकल कर आई हैं। दोस्तों, संसद में बजट सत्र लगातार जारी है, आप जानते हैं। इस बीच आज विपक्ष के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्होंने नारेबाजी की, ये कहते हुए कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। दोस्तों, वैसे संसद के अंदर भी सिलेंडर को लेकर जबरदस्त नोकझोंक हुई थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बहुत ही विस्फोटक बात बोल दी है। दोस्तों, संजय राउत से दरअसल पूछा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। दोस्तों, आज शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ऑल पार्टी मीटिंग को चेयर करेंगे। सभी पार्टियों को आखिरकार, मतलब इस युद्ध को 25 दिन से ऊपर हो चुका है, अब सरकार को याद आया कि सभी पार्टियों को बुलाकर उनमें एक आम राय बनाई जाए। तो इसको लेकर अब संजय राउत, जो कि शिवसेना के सांसद है, उन्होंने एक बात बोली है और कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन पीएम मोदी को जब लगा कि सब कुछ अपने कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है तब सदन में आए। युद्ध के 25 दिन बाद पीएम मोदी सदन में आए। हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का ढंग ऑब्जर्व किया तो हम सबको लगा कि मोदी डिप्रेशन में है। दोस्तों, मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि मोदी डिप्रेशन में है। संजय राउत भी राज्यसभा से ही सांसद है और मोदी ने राज्यसभा में ही भाषण दिया है कल। अब मोदी की राज्यसभा की कल के भाषण की जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी लिखा हुआ भाषण बोल रहे हैं। मतलब मोदी जी जैसे इतना शानदार वक्ता, वो अलग बात है कि चुनावी रैलियों में भी मोदी जी को टीपी की जरूरत पड़ती है, टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोदी लोकसभा में जब भी भाषण देते हैं 1.5 घंटा भाषण देते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के लगातार। तो मोदी जी को यहाँ 21-22 मिनट बोलने के लिए पेपर की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जब भी लोकसभा में भाषण देते हैं या संसद में भाषण देते हैं तो मोदी का एक स्टाइल है, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, रैली टाइप माहौल बनाते हैं मोदी जी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। मोदी जी बड़े मतलब सधे हुए अंदाज में जो लिखा हुआ था वो पढ़ रहे थे। यही सब देखकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं और 25 दिन बाद वो डिप्रेशन में चले गए। हालांकि दोस्तों, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द है और जिसको डिप्रेशन होता है वही जानता है डिप्रेशन होने का क्या मतलब है। लेकिन बेसिकली संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि मोदी जी उस लेवल पर पहुंच गए, उतने डिप्रेस्ड हैं, उतने परेशान हैं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अगर परेशान है तो परेशान होने की वजह भी है। खुद पीएम ने संसद में कहा है देश के लोगों को कि आने वाले वक्त में इसके जो नतीजे हैं वो गंभीर तौर पर देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं रुपया इस वक्त किस लेवल पर गिरा हुआ है। 93 तो कब का क्रॉस कर गया रुपया। दोस्तों, रुपया जो गिर रहा है उसके बहुत सारे नतीजे हो सकते हैं, गंभीर नतीजे। उसमें सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि भारत सरकार का जो बिल है ना तेल खरीदने वाला, वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि तेल की परचेज डॉलर पे होती है और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। दोस्तों, दूसरा, ऐसी खबरें भी जिनकी बाढ़ आ गई है। मूडीज ने, एक दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है जो ये बताती रहती है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती रहती है, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती रहती है। उसने एक खबर छापी है दोस्तों कि क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, ये खबर बताती है कि मूडीज का ये अनुमान है कि भारत की जीडीपी में 4% का ड्रॉप हो सकता है। ये मूडीज का अनुमान है इस खबर के मुताबिक।
अब ये अनुमान सही भी साबित होता है, कई बार गलत भी साबित होता है। तो क्या सवाल ये कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने बार बार कोविड महामारी से इसका जिक्र किया, बार बार पीएम ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में तो 2-3 बार कोविड महामारी से इसका जिक्र किया। कोविड में भी बहुत जबरदस्त तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था। भारत नहीं तो खैर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, इसमें भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा दोस्तों। लेकिन हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, ऐसे में 4% का ड्रॉप तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जब मोदी ने राज्यसभा में बोला तो उन्होंने सवाल पूछे कि मोदी आकर चले गए भाषण देकर, लेकिन कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। सबसे ऊपर जो हमारा इनकंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक पॉस्चर है, कभी हम इधर होते हैं, कभी हम इजराइल का दौरा करने चले जाते हैं, कभी हम ईरान से बातचीत करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों दोस्तों? इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि 37 से 40 भारत के जो शिप्स हैं वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं हार्मोज पे। दोस्तों उनमें एनर्जी तो है ही, मतलब तेल और गैस तो है ही, साथ साथ में हमारे सेलर्स भी हैं, उनकी वापसी कब होगी? तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों से हम तेल खरीद रहे हैं, गैस भी ला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा बताइए वो कौन कौन से देश हैं। चौथा कि इस पूरे संकट से एमएसएमई सेक्टर, भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते? अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि भारत सरकार चाहती है कि विपक्ष उनके साथ रहे, विपक्ष उनकी बात माने, लेकिन भारत सरकार विपक्ष कि कोई सवाल का जवाब नहीं देती, ये विपक्ष का कहना है दोस्तों। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बहुत जबरदस्त निशाना साधा है पीएम पर, ये कहते हुए कि देश के अब पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत थी कि वो इजराइल गए और अमेरिका की गुलामी की। जी हाँ, ये शब्द यूज किए हैं केजरीवाल ने, सुनिए। जिस तरह से अभी हमें पता चला है पूरे गुजरात के अंदर हर पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पैनिक बाइंग हो रहा है पूरी तरह से। और जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया उसमें उन्होंने खुद कहा कि आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है। ये केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, विदेश नीति है खासकर, उसकी वजह से आज पूरा देश ये भुगत रहा है। क्या जरूरत थी उनको युद्ध के एक शाम पहले नेतन्याहू को जाके गले लगाने की? क्या जरूरत थी? इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? ट्रंप की गुलामी करने की क्या जरूरत थी? पूरे देश को ट्रंप की कदमों में रखने की क्या जरूरत थी? ईरान हमारा पुराना दोस्त था, ईरान से दुश्मनी कर ली। आज हमारा कोई भी जहाज वहां से गैस या पेट्रोल लेकर, तेल लेके नहीं निकल पा रहा। अगर हम न्यूट्रल स्टैंड रखते, दोनों पक्षों के, हम किसी भी पक्ष के खिलाफ ना बोलते, तो आज हम इतनी बुरी हालत में नहीं होते जो आज हम। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई है जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि आरटीआई के हवाले से पेट्रोलियम मंत्रालय से एक सवाल पूछा गया कि भारत के पास कितना स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व है। स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व हमेशा इसी तरह की क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। उसमें पेट्रोलियम मंत्रालय ने जवाब दिया है कि 9.5 डेज, मतलब 9.5 दिन का। क्या भारत जैसी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जहां इतनी ज्यादा मांग है तेल की, गैस की, उसके लिए केवल 9.5 दिन का तेल रिजर्व पर्याप्त है? क्या भारत सरकार इसको पर्याप्त मानती है? क्या यही वो रिजर्व है जिसको लेकर मोदी जी संसद में कह रहे थे कि उनके पास, देश के पास पर्याप्त रिजर्व है? या मैं फिर आपको बता दूं, मैं किसी तरह की अफवाहों को नहीं बढ़ा रही हूं। भारत सरकार अगर कह रही है कि तेल के रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मान के चलती हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल ये कि इसके बारे में पारदर्शिता होनी चाहिए ना। देश की संसदें देश के लोगों को केवल भाषण पढ़ के नहीं बताएंगे मोदी जी, साथ में ये भी बताएं कि हमको किस तरह के दिनों के लिए तैयार रहना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डिप्रेस्ड हैं। क्या वाकई में आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।